स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति के दो विपरीत ध्रुव, एक तरफ सेकुलरिज्म और दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्व। एक तरफ थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका में सेकुलर वर्ड को ऐड कराया। दूसरी तरफ थे हिंदुत्व का वैचारिक पावर हाउस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और जनता की नजर में दोनों विचारधाराएं एटलीस्ट एक दूसरे की थी कट्टर दुश्मन। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि 1980 में जो कांग्रेस ने 353 ऐतिहासिक सीटें जीती, वह केवल पंजे की जीत नहीं थी, बल्कि उसमें संघ के मौन समर्थन की भी एक कहानी थी। आज हम इतिहास को उस इतिहास को डिकोड करने का प्रयास करेंगे जिसे ना तो नागपुर खुलकर स्वीकार करेगा और ना ही 24 अकबर रोड। लेकिन इस पूरी चर्चा का आधार क्या है वह भी मैं आपको बताता चलता हूं। यह वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की एक किताब आई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, और पूर्व IB चीफ TV राजेश्वर के कुछ दस्तावेजी खुलासे हुए हैं जिनके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो चलिए उस परत को हटाते हैं जिसने भारतीय राजनीति के विचारधारा के स्तर पर और प्रैक्टिकलिटी के स्तर पर, दोनों स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन लाया, एक बड़ा परिवर्तन दिखाया। देखिए, इंदिरा जी और RSS, इन दोनों के संबंधों को समझने से पहले हमें नेहरू के दौर को भी समझना होगा। कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है नेहरू नेहरा से, क्योंकि वहीं से शुरू होता है वैचारिक टकराव। जवाहरलाल नेहरू के लिए RSS एक संगठन नहीं था केवल, वह वास्तव में जो नेहरू के भारत की कल्पना थी, उस कल्पना का एक वैकल्पिक दावा था। नेहरू जो भारत बनाते थे, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया करना चाहते थे, वो संविधान, नागरिकता और आधुनिकता पर आधारित थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका एक नया विकल्प रखना चाहता था, और वह था संस्कृति और हिंदू पहचान वाला, हिंदुत्व की पहचान के आधार पर राष्ट्रवाद। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या होती है तो RSS पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन यह प्रतिबंध केवल कानून व्यवस्था का कदम नहीं था। वास्तव में यह नेहरू की स्पष्ट एक तरीके की संदेश था RSS के लिए कि राज्य किसी भी समानांतर वैचारिक सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। आपको याद होगा इस दौर में पटेल जी का भी नाम लिया जाता है। तो सरदार पटेल RSS को कंट्रोल तो करना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू वे RSS को राजनीतिक रूप से खत्म करना या एटलीस्ट हाशिए पर रखना चाहते थे। और इसी टकराव से RSS ने एक लॉन्ग टर्म सबक सीख लिया। RSS ने यह समझ लिया कि सीधी टक्कर से उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं हो पाएगी, और यही रणनीतिक समझ नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के दौर में एक अवसर बनकर उनके सामने आती है। देखिए, जहां नेहरू जी ने दीवार बंद की थी, इंदिरा जी ने सत्ता के दबाव में एक डोर ओपन कर दिया RSS के लिए। तो समझिएगा क्या हुआ, इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। इंदिरा जी और RSS की इस रिश्ते की शुरुआत होती है प्रशंसा से। कब हुई यह प्रशंसा हुई 1971 की वॉर में। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ। देखिए, इंदिरा गांधी ने 1971 का जो वॉर था, वहां पे केवल युद्ध नहीं जीता था, वास्तव में उन्होंने पूरा का पूरा साउथ एशिया का भूगोल बदला था। और RSS के लिए यह वह क्षण था, यह एक असाधारण क्षण था जहां पर उनकी अखंड भारत की कल्पना को स्वीकार करने के लिए और रियलिस्टिक बनाने के लिए पहली बार जमीन पर कुछ दिख रहा था। और RSS के प्रमुख SS गोलवलकर जी ने, जिन्हें हम गुरु जी भी कहते हैं, जिन्हें लोग गुरु जी भी कहते हैं, इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। और यह कोई औपचारिक बधाई नहीं थी, यह वास्तव में एक वैचारिक प्रमाण पत्र था इंदिरा जी के लिए। महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, ये जो संगठन है, जो RSS है, जो कांग्रेस को हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की जननी कहता था, वह नेहरू की बेटी में राष्ट्र की दुर्गा को देख रहा था।
यह वह दौर भी है जिस दौर में अटल जी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और बीजेपी को संभाल रहे हैं। और वहां पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि संघ ने अपनी ही संतान को नकार कर इंदिरा जी को सपोर्ट क्यों किया। अब यह सवाल हो सकता है कि बीजेपी को असहज करे, लेकिन 1980 के चुनाव में आरएसएस ने अपने स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ छोड़ा था और इंदिरा जी का हाथ थामा था। यह एक फैक्ट है। ऐसा क्यों किया यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर मामला विचारधारा और व्यवहारिकता का था। अटल बिहारी वाजपेयी की जो विचारधारा थी, वह संघ को लग रहा था कि वह गांधीवादी समाजवाद की ओर झुक रहे हैं, वे उदार राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं, वे जनसंघ का एक उदारवादी चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संघ का ठोस हिंदू नैरेटिव लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। और बाला साहब देवरस को एक ऐसा स्ट्रॉन्गमैन चाहिए था जो बिना किसी झिझक के हिंदू हितों को राष्ट्रवाद से जोड़ सके। अटल उस समय बहुत डेमोक्रेट हो रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी अथॉरिटेरियन तरीके से बिहेव कर रही थी। इसीलिए संघ को लगा कि एक मजबूत नेता जो अब हिंदू कार्ड खेलने के लिए तैयार थी, वो संघ की एजेंडा को कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकती थी, और इसीलिए संघ ने उन्हें समर्थन देना ज्यादा बेहतर समझा। अब आप याद कीजिए 1975 का दौर जब लगती है देश में इमरजेंसी। अब आज के समय में जब आप बीजेपी की बातें सुनते हैं तो क्या दिखता है? आज की बीजेपी उस दौर को संघ के साहस और प्रतिरोध की कहानी की तौर पर पेश करती है, लेकिन जो दस्तावेज है वो कुछ और कहते हैं। जैसे मैंने जिनका नाम लिया, नीरजा चौधरी जी और टीवी राजेश्वर जी, ये वास्तव में एक असहज सच्चाई को सामने लाते हैं कि जब आरएसएस पर प्रतिबंध था, जब स्वयंसेवी जेल में थे, जैसा ये सभी लोग दावा करते हैं, तब संघ प्रमुख बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिख रहे थे। 22 अगस्त 1975 देवरस ने इंदिरा के भाषण को संतुलित बताया और उन्हें लेटर लिखा, और उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया। और आश्वासन क्या दिया? कि आरएसएस राज्य विरोधी नहीं है। जिस अनुशासन की बात इंदिरा कर रही थी, भाऊराव देवरस ने उसे हिंदू अनुशासन का एक वैचारिक रंग देने का प्रयास किया। यह वीरता नहीं थी, वास्तव में एक प्रकार की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। और जब बैक चैनल की बातचीत शुरू हुई तो संघ ने संजय गांधी तक अपनी पहुंच बनाने की प्रयास किए और उनसे जुड़ने के लिए एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कपिल जी थे, कपिल मोहन, उनके माध्यम से उन्होंने संपर्क स्थापित किया संजय गांधी से। तो देखिए, जब विचारधारा खतरे में होना तो नैतिकता अक्सर धुएं में उड़ जाती है, और यही हुआ आरएसएस के साथ। अब इसमें एक और एंगल आता है जिस एंगल को आपको ध्यान देना चाहिए, और वो एंगल है जयप्रकाश नारायण का। इस कहानी का सबसे एक चौंकाने वाला मोड़ है ये। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा को सत्ता से उखाड़ने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिन्होंने पूरे देश में क्रांति करवाई थी, उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप ही भारत को बचा सकती हो। 1979 ईयर है, जेपी बीमार चल रहे थे और पटना में अपने अंतिम दिन गुजार रहे थे। जनता पार्टी जो थी वो वास्तव में एक तरीके से आपस में लड़ रही थी। जिस लोकतंत्र के लिए जेपी ने लड़ाई लड़ी थी, उससे उनके अपने ही बेसिकली चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने सत्ता की लड़ाई में उस सपने को चकनाचूर करना शुरू कर दिया था। तो जब इंदिरा गांधी मिलने पहुंचती हैं जयप्रकाश नारायण जी से, तो जेपी ने उनके सिर पर हाथ रख के कहा था, देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। और ध्यान दीजिएगा कि यह एक वास्तव में एक बीमार बुजुर्ग का बड़प्पन नहीं था, यह वास्तव में एक टूटे हुए क्रांतिकारी की हताशा थी। जेपी को समझ में आ गया था कि उनके चेलों ने उन्हें धोखा दे दिया है, और यह अस्थिरता केवल और केवल इंदिरा गांधी ही देश में रोक सकती हैं। तो जिस तानाशाह को उन्होंने हटाया था, उसी की मजबूती के में उन्हें अब देश की सुरक्षा दिखने लगी थी। अब आपको 1980 के चुनाव में मैं आपको दोबारा ले चलता हूं। 1980 का चुनाव 353 सीटें मिली, और यह सिर्फ लहर नहीं थी, यह वास्तव में एक प्रकार का रीअलाइनमेंट था।
इंदिरा के करीबी अनिल बाली जी बताते हैं कि संघ ने कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं किया बल्कि बीजेपी के लिए काम करना बंद कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा अच्छे मैनर में बताया गया कि संघ ने कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं किया लेकिन बीजेपी के लिए काम नहीं किया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा सीधे इंदिरा जी की झोली में आया। और फिर आया वह बयान जो सबसे ज्यादा झकझोरने वाली था, और वह बयान था इंदिरा इज अ ग्रेटर हिंदू देन मैनी। और यह वास्तव में संघ प्रमुख का बयान था, क्योंकि संघ प्रमुख जब यह कह दे तो चुनावी गणित अपने आप पलट जाता है। आपने देखा होगा इंदिरा जी का वो आउटलुक, जहां पर इंदिरा जी रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, मंदिर तो मंदिर जा रही हैं, जगह जगह मंदिरों में। वास्तव में इंदिरा की स्ट्रेटेजी बदल चुकी थी। इंदिरा जी ये समझ चुकी थी कि हमें हिंदू वोट ज्यादा चाहिए, लेकिन वे आरएसएस का नाम नहीं ले सकती थी, आरएसएस के साथ नहीं जा सकती थी और आरएसएस के साथ दिख भी नहीं सकती थी। लेकिन उनका मंदिर मंदिर जाना, वो रुद्राक्ष की माला पहनना, टीका लगाना, यह वह ओवरलुक था, यह वो आउटलुक था जो आरएसएस की फिलॉसफी को मैच कर रहा था। तो यहां पर आरएसएस का शिफ्ट और समर्थन दोनों क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अब आप समझिएगा, उसके बाद 1984 के समय में जब इंदिरा जी की हत्या होती है, उसके बाद जो दंगे होते हैं, जो सिख विरोधी दंगे होते हैं, उसको भी एक बार समझिएगा कि कई विश्लेषक ये मानते हैं कि जो सिख विरोधी दंगे हुए उसमें संघ कार्यकर्ताओं की जो भूमिका थी वो एक प्रकार से इंदिरा जी के प्रति कर्ज चुकाने वाली थी। उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था इस मामले में। और इसके साथ साथ आप याद कीजिएगा तो 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खुलता है तो यह कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि यह उसी हिंदू कार्ड राजनीति की निरंतरता थी जो इंदिरा ने शुरू की थी, राजीव ने आगे बढ़ाई थी। जो बीज बोया गया था उसकी राजनीति ही आज फल फूल रही है, और यह चीज आज के पॉलिटिकल सिनेरियो से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली सवाल यह है कि क्या इंदिरा सेकुलर थी? क्या सच में आरएसएस हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहा है? सच्चाई थोड़ी सी असहज है। भारतीय सत्ता की जो बिसात होती है उसमें सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता, ये दोनों अक्सर मोहरे के तौर पर पेश किए जाते रहे हैं, प्रयोग किए जाते रहे हैं। सुविधा के हिसाब से सेकुलरिज्म और सुविधा के हिसाब से सांप्रदायिकता, यह भारतीय राजनीति का एक विशिष्ट लक्षण हमेशा से दिखाई देता रहा है। नीरजा चौधरी जी ये दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री के फैसले सिद्धांत से नहीं बल्कि सत्ता के गणित से लिए जाते हैं। इंदिरा ने संघ का इस्तेमाल किया और संघ ने इंदिरा की शक्ति का इस्तेमाल किया, और जनता वह टीवी डिबेट्स में उलझी रही, वह इन दोनों को विरोधी मानती रही, और असली राजनीति डिनर टेबल पर एक साथ बैठी रही। तो यह पूरा का पूरा एक रिवीजन में देख लीजिए। पूरा घटनाक्रम आपको जहां से शुरू होता है 1971 का युद्ध, गुलबर्ग का समर्थन, आपातकाल का दौर जहां पर जेल से पत्र लिखे गए इंदिरा गांधी को, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव इंदिरा गांधी का जहां पर वो अब रुद्राक्ष की माला पहन करके मंदिर मंदिर जा रही हैं, भारी जीत होती है आरएसएस के काडर से 1980 में, और उसके बाद 1984 में दुखद परिणाम होते हैं और इसके इंदिरा जी का असैसिनेशन होता है जो बहुत दुखद था। सिख विरोधी दंगे हुए, वह भी बहुत दुखद था। तो ये पूरी एक स्टोरी लाइन है जो इस बुक से निकल कर आती है। मेरे लिए यह बात करना आपसे लिए ज़रूरी था, क्योंकि विचारधाराएं तो हम देखते हैं बदलती रहती हैं, नैरेटिव बदल सकते हैं, लेकिन सत्ता की जो फितरत होती है, जो बात मुझे समझ में आती है कि जो सत्ता की फितरत होती है वो हमेशा एक से रहती है, एक जैसी ही रहती है। इस अनकहे सच पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता, उसे सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया जाता है, और इतिहास में जो हुआ है उसके इंटरप्रिटेशंस को समझना हमेशा से बहुत रोमांचक होता है। आपको क्या लगता है कि ये होली गठबंधन था, अनहोली गठबंधन था, या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, केवल एक प्रोपेगेंडा है?
आप अपने विचार अवश्य दीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसके नाम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका टारगेट यूपीएससी प्रिपरेशन है तो 2027 और 2028 के लिए हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें जो कि P2I बैचेस होंगे, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के बैचेस होंगे, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम से ये चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अभी हमारे यहाँ पावर प्ले सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50% ऑफ हमारे हर एक कोर्स पर दिया जाएगा। तो एक बार आप हमारे कोर्सेज को विजिट कीजिए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए। आपको अगर कोर्सेज में कोई चीज़ों के प्रश्न बनते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया है उसमें कमेंट करके, या फिर आप जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। उसके बाद हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए। बैचेस को ज्वाइन करते समय आप ध्यान रखिएगा, आपको पीके लाइव कोड लगाना है, क्योंकि इस कोड को लगाते ही आपको हमारी सेल का लाभ अवश्य मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।